हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक संसाधन एवं विकास। इसका कुछ टॉपिक हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि का क्षरण हो रहा है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि को निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवड़ी और छारी है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, खनन से भी भूमि का निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भूमि का निम्नीकरण है वो आज हमारी जनरेशन के को आगे बढ़ते बढ़ते कितना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी जैसे कि आज हम भूमि का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन समाप्त के दिशा में चल पड़ेंगे। ठीक है, हम अपना अधिकतर जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, मकान और कपड़े, हम इसके लिए 95% भूमि पर ही निर्भर रहते हैं। कैसे? भोजन के लिए हम भूमि पर ही कृषि करेंगे। ठीक है, मकान बनाने के लिए हम भूमि पर ही मकान बनाएंगे। कोई हवा में मकान बनाता है क्या? ठीक है। और कपड़े के लिए हम पहले कपड़ों को कैसे खेतों में कपास कपास उगाएंगे, उसके बाद हम कपड़े बनाएंगे। तो किस तरह से हम भूमि से रिलेटेड हैं, ये इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है। और जो मानव के क्रियाकलाप हैं वो केवल न भूमि को निम्नीकरण कर रहे हैं, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, कब की बात हो रही है एक बार हम देख लेते हैं। भारत में बंजर भूमि 2000 की बात हो रही है। ठीक है, 2000 की, आज से 20 साल पहले की बात हो रही है। तो सोच लीजिए आप कि ये 20 साल में कितने चेंजेस आ गए होंगे। आप इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 2020 में क्या सिचुएशन है। ठीक है, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। ठीक है, कितनी? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी गलती खराब होती जा रही है। ठीक है, इसमें लगभग 28% भूमि जो है वो वनों के अंतर्गत आती है और 56% जो है वो जल अपर्दित है, यानी जलों द्वारा बहाई गई जमीन है, और शेष लवड़ी और छारी हो गई है। इनमें से जो मानव क्रियाकलाप है उसमें वनोन्मूलन, यानी वनों का वनों की कटाई करते हैं उसको वनोन्मूलन कहेंगे। अति पशुचरण, यानी अधिक से अधिक पशुचरण की वजह से भी और खनन से भी और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 2020 की सिचुएशन भूमि संरक्षण के बारे में, भूमि निम्नीकरण के बारे में क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहराई और खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवड़ी और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा जो बर्तन उद्योग में यूज होता है उसमें जो चूना होता है, सेल खड़ी का प्रयोग करना अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित करती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। तो हम इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा
कि हमारी जो भूमि है वो किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से निम्नीकृत हो रही है। तो जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का उड़ीसा जैसे राज्य हैं, वहाँ पर भूमि जो वनोन्मूलन की वजह से भूमि का निम्नीकरण सबसे ज़्यादा हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पशुचरण के कारण, यानी वहाँ बहुत सारे पशु हैं, तो वो लोग पशु को अब खाने के लिए तो चाहिए ही। ठीक है, पशु को आप आपके घर आके तो खाएंगे नहीं, वो कहाँ खाएंगे, रोज में जहाँ भी पेड़ पौधे मिल रहे हैं खा रहे हैं, जंगल में घुस जा रहे हैं, सब साफ कर दे रहे हैं। तो इसके कारण जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई की वजह से भी भूमि निम्नीकरण के लिए हो रहा है, क्योंकि अधिक सिंचन से क्या होता है कि जो मृदा होती है वो लवड़ी और क्षारी जैसी प्रकृति उसकी बढ़ जाती है। और खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग के चूना पत्थर होता है, उनको पीसने का काम होता है। बर्तन उद्योग में जो चूना यूज़ होता है, सेल खड़ी यूज़ होता है, इसकी जो बहुत सारी जो पाउडर के फॉर्म में ये बनते हैं, और ये पाउडर के फॉर्म कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। और जब वर्षा होती है तो उनकी बूंदों के साथ ये आके ज़मीन में जम जाते हैं। और जमने की वजह से क्या होता है कि जो पानी सोखने, एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया होती है मृदा की, वो एकदम खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो भूमि का निम्नीकरण है वो बढ़ता जाता है। तो हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे औद्योगिक जो जल निकास है, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, उसकी वजह से हमारी भूमि और जल प्रदूषण कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी एक एनालाइज करिए, आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ों को प्रदूषित कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समझ में आ रहा है आप लोग को। से यस इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब भूमि निम्नीकरण तो हो रहा है, लेकिन इसकी समस्याओं का सलूशन भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ का सलूशन हो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वनोपरण और चारागाह का उचित प्रबंधन इससे कुछ हद तक मदद कर सकता है। यानी वनोपरण यानी वनों का लगाना, और चारागाहों को उचित प्रबंधन करना, यानी पशु को चरने के लिए उनके लिए एक जगह बता दो, पशु वहीं जाकर खाना खाएं। जैसे हमारे खाने के लिए क्या है, रेस्टोरेंट है, हम हर कहीं जाके कुछ भी नहीं खाने लगते, तो उसी तरह पशु के लिए भी बना दो कि वो वहीं पर खाना खाएं। ठीक है। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचरण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों में लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण कम किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार जल और भूमि प्रदूषण का उसको हम कम कर सकते हैं। अब आते हैं मृदा संसाधन की तरफ। अब मृदा भू संसाधन में सबसे इम्पोर्टेंट आता है मृदा संसाधन। ठीक है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत यंत्र है। तो मृदा क्या है, एक जीवंत यंत्र है। किस तरह, क्योंकि मृदा सांस लेती है। ठीक है, मृदा एब्जॉर्ब करती है कुछ चीज़ों को, तो इसलिए हम उसे कहेंगे जीवंत यंत्र है। सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी मृदा जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में आता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है, और ये पौधों में ग्रोथ करता है और उसी का विकास का माध्यम है। विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण भी देती है। मृदा कुछ सेंटीमीटर गहराई मृदा में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब जो कुछ सेंटीमीटर की गहराई मृदा है उसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चाव, जनक शैल और संतर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। तो मृदा बनने में मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे उच्चाव, जनक शैल अथवा संतर शैल, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ और समय। ठीक है, कौन कौन से मुख्य कारक हैं मृदा बनने के लिए? उच्चाव, जनक शैल, संतर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय। ठीक है बच्चों, क्यों? समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समय चला जाता है तो वापस नहीं आता। ये तो आप दिन भर सुनते रहते होंगे, अपने घर में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जो समय है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि समय काफ़ी लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को मृदा 1 सेंटीमीटर परत, मतलब लगभग कुछ सेंटीमीटर परत बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो और हम उस परत को कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना स्लो प्रोसेस है, और हम उसको कितनी फास्ट प्रोसेस के तहत उसका अपरदन कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है,
प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनने में योगदान करती हैं। और जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनमें आता है बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन की क्रियाएं, ये भी मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है बच्चों, आज समझ में आ रहा है आप लोग को? से यस इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और जैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। अब जो मृदा होती है वो जैव यानी ह्यूमस और जैव दोनों पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हम मृदा की कुछ परतों को इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित रूप में बांटा गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भारत की मृदाओं के बारे में। ठीक है, कितनी प्रकार की मृदाएं होती हैं और उसके क्या क्या गुण होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मृदा संसाधन वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और हम इसको किस प्रकार से बचा सकते हैं, नष्ट होने से किस प्रकार बना सकते हैं, और मृदा बनने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।